इंडियन पॉलिटी में, भारतीय संविधान में आज हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे। उस नए चैप्टर का नाम है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। इसी चैप्टर के अंतर्गत हम राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। जानकारी जो भी होगी वो इकट्ठा करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। छोटी टॉपिक है, बड़ी टॉपिक नहीं है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे जो है 15-20 मिनट में आप समझ लेंगे तो आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छा होगा। भाग 14, संविधान का भाग 14। जब आप पढ़ना स्टार्ट करें तो भाग पहले क्लियर कर लिया करें कि किस भाग में कौन सा उल्लेख है, क्या चीज है। इस संविधान के भाग 14 का जो विस्तार है वो अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक है। इसको जरा समझिएगा। संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 308 से 323 का संबंध जो है वो संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से है। तो अगर ये सवाल आता है कि भाग 14 का संबंध किससे है तो भी आपको उत्तर मिल जाएगा, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। और इस अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक। इसके अतिरिक्त जो है कभी आ जाए कि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन कहाँ है, तो ये संविधान के भाग 14 में ही है। अनुच्छेद में आपको आगे चल करके बताऊंगा। तो इसमें जो हम जब चर्चा करने के लिए स्टार्ट करेंगे तो पहली चर्चा जो करेंगे वो आर्टिकल 312 के बारे में एक है, उसको जो थोड़ा सा आप जान लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपका है, आर्टिकल 312। इसलिए इसको मैं पहले चर्चा कर दे रहा हूं क्योंकि लोक सेवा आयोग जो पढ़ाऊंगा तो उससे पहले ही ये सवाल आ जाता है। इसमें जो है संसद का जो आपका उच्च सदन है राज्यसभा, इस राज्यसभा को एक पावर दी गई है कि यदि राज्यसभा को ऐसा कभी लगे कि कोई सेवा जो है अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करना है, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है, तो वो अपने सदस्यों, उपस्थित सदस्यों, जितने भी सदस्य उसके उपस्थित होंगे, उन उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से यदि ऐसा संकल्प पारित कर देती है तो संसद को यह अथॉरिटी हो जाती है कि वो नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सके। अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सके। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, वो छूट ना जाए, इस वजह से हमने आपको बताया कि अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने की जो राज्यसभा की शक्ति है वो राज्यसभा में ही है, लोकसभा में नहीं है। और वो उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर संकल्प पारित करती है तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का वो संरचना कर सकती है, निर्माण कर सकती है, गठन कर सकती है। अब यहाँ जान लीजिए कि अभी वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। एक को हम बोलते हैं IAS, भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरे को बोलते हैं IPS, भारतीय पुलिस सेवा, और तीसरे को हम बोलते हैं IFS, भारतीय वन सेवा। वन सेवा है यहाँ, आप IFS से जानेगा। तो वर्तमान में 3 जो हैं अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS एंड IFS, फॉरेस्ट सर्विसेज। तो 3 अखिल भारतीय सेवाएं वर्तमान में है। चलिए ये टॉपिक हो गई। अब हम चर्चा करेंगे लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग एक ऐसी संस्था होती है जो प्रशासन के लिए लोक सेवकों का, ब्यूरोक्रेट्स का जो है चयन करती है, उसके लिए परीक्षा कराती है, इम्तिहान कराती है और योग्य व्यक्तियों को उसके लिए चयनित करती है। इसका इतिहास हम जान लें कि इसकी इतिहास शुरुआत स्वतंत्रता से पूर्व कहां से स्टार्ट हुआ। तो स्वतंत्रता से पूर्व आप चलिए 1919 के भारत शासन अधिनियम, 1919 के भारत शासन अधिनियम में इसकी पहली बार व्यवस्था की गई कि भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। इससे पहले जो है भारत में इसकी परीक्षा नहीं होती थी, भारत में कोई लोक सेवा आयोग नहीं था, सारी परीक्षाएं लंदन में ही होती थी, इंग्लैंड में ही होती थी। 1919 के भारत शासन अधिनियम में इसकी व्यवस्था की गई और उसके बाद 1924 में एक कमीशन बनाया गया। उस कमीशन का नाम था रॉयल कमीशन। इस रॉयल कमीशन का सुझाव आया
कि भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना होनी चाहिए। तो इस सुझाव के फलस्वरूप 1 अक्टूबर 1926, ध्यान दीजिएगा, 1 अक्टूबर 1926 इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे सर रास बारकर। उनकी अध्यक्षता में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ध्यान दीजिएगा, मैंने नाम अभी बताया है, लोक सेवा आयोग। तो 1 अक्टूबर 1926 में पहली बार 1919 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधान के तहत भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। बाद में क्या हुआ कि 1935 का जब भारत शासन अधिनियम 1935 आया तो इसमें थोड़ा चेंज किया गया और इसका नाम बदल करके किया गया संघीय लोक सेवा आयोग, यानी तब इसका नाम बदल दिया गया और कहा गया संघीय लोक सेवा आयोग। और इसको हम जो शॉर्ट में इंग्लिश में कहने लगे FPSC, यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके पश्चात जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, स्वतंत्रता के बाद भारत को जब स्वतंत्रता मिली तो इसका नाम पुनः चेंज किया गया और अब इसका नाम चेंज करके किया गया संघ लोक सेवा आयोग। अब इस संघ लोक सेवा आयोग को इंग्लिश में कहा जाता है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और जब अपने यहाँ भारत गणतंत्र हुआ, गणतंत्र का मतलब पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो ये संस्था जो है कैसी हो गई, संवैधानिक हो गई, क्योंकि संविधान में इसका जिक्र था, इसलिए इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया। तो ये लोक सेवा आयोग का सफर रहा। संवैधानिक दर्जा लोक सेवा आयोग को मिला कब, 26 जनवरी 1950 जब संविधान अस्तित्व में आया था। अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो लोक सेवा आयोग है उसका गठन कैसे होता है, उसके सदस्य और अध्यक्ष कैसे होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है और उनके कार्यकाल और संविधान में इनके लिए क्या प्रावधान है। तो इसके लिए संविधान में एक अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 315। इसको जरा ठीक से समझिएगा, अनुच्छेद 315। एक बार जाकर के अगर दिमाग में स्थिर रखना है चीजें तो एक बार आप सर्च जरूर करें, अपनी आंख से जरूर देखें। अपनी आंख से देखना, सेल्फ स्टडी करना एक अच्छे विद्यार्थी का सदैव लक्षण होता है। डिपेंडेंसी रखें, मटेरियल आप कंटेंट चलिए पर्याप्त कहीं से आपको मिल रहा है, ठीक है, ले लीजिए, लेकिन एक आदत जरूर बनाइए कि हम स्वतः जरूर देखेंगे, क्योंकि स्वतः जब आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा पैदा होता है। तो अनुच्छेद 315 के तहत कहा गया कि संघ में एक संघ लोक सेवा आयोग होगा, संघ लोक सेवा आयोग, और इसी में कहा गया कि प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा, जिसको हम राज्य लोक सेवा आयोग कहेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग कहेंगे, यानी अनुच्छेद 315 के फर्स्ट में ये कहा गया कि संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा, जबकि राज्यों के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। लेकिन इसकी काट नीचे जो है बना दी गई अनुच्छेद 315(2) में, अनुच्छेद 315(2) में कहा गया कि ऐसा भी हो सकता है यदि 2 या 2 से अधिक राज्य अपने विधानमंडल की सहमति से ऐसा प्रस्ताव पारित करें कि हम जो है एक ही लोक सेवा आयोग चाहते हैं, तो ऐसे में एक संयुक्त आयोग का भी गठन किया जा सकता है। यानी 3 जो है परिकल्पना की गई है भारत के संविधान में, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग
या संयुक्त आयोग 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। इनका गठन अनुच्छेद 315(1) और 315(2) के तहत ऐसा संविधान में प्रस्तावित है। अब जरा समझिए इनके संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के बारे में। देखिए जरा, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इनकी जो नियुक्ति होगी वो कौन करेगा? तो पहले स्टेप में समझिए कि संघ लोक सेवा आयोग हो या संयुक्त आयोग हो, अगर संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त, उनके अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति करेगा वो करेगा राष्ट्रपति, और जो राज्य लोक सेवा आयोग है उनके सदस्यों की नियुक्ति करने का दायित्व दिया गया है राज्यपाल को। अब जरा देखिए इनके कार्यकाल के बारे में समझिए। जो संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल आप समझिए। तो संघ लोक सेवा आयोग को हम शॉर्ट में यूपीएससी लिखते हैं। तो यूपीएससी का मतलब समझिएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग जो होगा उनके सदस्यों और अध्यक्ष का कार्यकाल होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ये संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होगा। और अगर यही स्टेट पीएससी है, एसपीएससी है, ध्यान दीजिए एसपीएससी नहीं होता है, उत्तर प्रदेश का यूपीपीएससी होगा, बिहार का बीपीएससी होगा, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग लोक सेवा का नाम है, लेकिन यहाँ मतलब है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग। तो जो राज्य लोक सेवा आयोग है उनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक उनका कार्यकाल होता है। चाहे अध्यक्ष हो और चाहे सदस्य हो, उनकी जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है स्टेट पीएससी के लिए। और संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अब इसके बाद हम देख लेते हैं हटाने का तरीका। तो इनके जो हटाने का तरीका है उसको जरा आप थोड़ा समझें। हटाने के तरीका बहुत आसानी से समझ जाएंगे, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। हटाने के तरीके में देखिए एक ही तरीका इसमें बताया गया है कि जो 317 अनुच्छेद 317 में कहा गया है कि अगर इनमें सिद्ध होता है कदाचार, तो कदाचार सिद्ध होने की दशा में इनको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 145 के अधीन रहते हुए। अनुच्छेद 145 ये कहता है कि अगर कदाचार सिद्ध होता है तो उसकी जांच की जाएगी। वो जांच बताया गया है कि कौन करेगा, उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह देता है कि नहीं कदाचार सिद्ध है, इन्होंने किया है भ्रष्टाचार, तो फिर इनको राष्ट्रपति को हटाने की पावर मिल जाती है। यानी राष्ट्रपति चाहे अध्यक्ष हो और चाहे सदस्य हो उनको हटा सकते हैं। इसके अलावा भी कई कंडीशंस दी गई हैं कि जैसे मान लीजिए जाए कि वो दिवालिया हो जाए, व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाए, दिवालिया हो जाए या शारीरिक रूप से असमर्थ हो जाए, तो भी जो है राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। तो यहाँ पर 2-3 चीजें और जान लीजिएगा कि दिवालिया हो जाए, चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, मानसिक रूप से स्वस्थ ना रह जाए, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाए, क्योंकि मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर अस्वस्थ हो जाएगा तो वो सही योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं कर पाएगा। और अगर शारीरिक अक्षमता उसे कोई आ जाए तो ऐसे में जो है इनको हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। हटाने में राज्यपाल का कहीं कोई योगदान नहीं है, यानी कि राज्यपाल नियुक्ति तो करता है, लेकिन हटाने में चाहे लोक सेवा आयोग राज्य का हो चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, ये बात आप नोट कर लीजिएगा कि इनको हटाने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति ही कर सकता है, उन्हें कोई हटा नहीं सकता है। और इसके अतिरिक्त त्याग पत्र की बात करें तो त्याग पत्र जरा देखिए, अगर इनको त्याग पत्र देना तो जो संघ लोक सेवा आयोग है और जो संयुक्त आयोग है, ध्यान से समझिएगा, जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे या जो संयुक्त आयोग के अध्यक्ष या सदस्य होंगे, वह अपना त्याग पत्र सौंपेंगे राष्ट्रपति को। ये
और अगर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को छोड़ना है अपना पद, तो ये अपना जो है त्याग पत्र सौंपेंगे राज्यपाल को। तो ये त्याग पत्र से संबंधित प्रावधान हो। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन आपको याद रहे कि आप जरूर एक बार इसको नोट डाउन जरूर करें, नोट्स अपना बनाएं। इसके अतिरिक्त एक जो यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी लोक सेवा आयोग हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, इसका तात्पर्य देख लीजिएगा जरा, चाहे यूपीएससी हो यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो या एसपीएससी हो, दोनों में एक बताया गया है कि कम से कम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे, आधे सदस्य ऐसे होंगे, कम से कम आधे सदस्य ऐसे होंगे जिनकी योग्यता कह लीजिए या ऐसे सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी जो कम से कम 10 वर्ष केंद्र सरकार चाहे कहा जाए या संघ सरकार, केंद्र सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन सेवाएं दे चुके हैं। तो ये अनिवार्य रूप से है कि चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो और चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, इसमें आधे सदस्य कम से कम ऐसे होंगे जो 10 वर्ष तक या तो केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की सेवा दे चुके हैं। अब इससे संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं जो हम देख लेते हैं, जो थोड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें एक अनुच्छेद आपका है अनुच्छेद 315। इसमें संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही गई है, यानी यूपीएससी और स्टेट पीएससी, इन दोनों के प्रावधान जो दिए गए हैं वो अनुच्छेद 315 में ही दिए गए हैं। इसके अलावा अनुच्छेद आपका एक महत्वपूर्ण है 317, जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के हटाए जाने का प्रावधान है कि कैसे इनको हटाया जाएगा। तो हटाए जाने का प्रावधान इसमें किया गया है। इसके अतिरिक्त एक लास्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 323। इसमें जो है संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य बताया गया है कि वो अपनी रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट को हिंदी में हम प्रतिवेदन बोलते हैं। तो प्रतिवेदन से संबंधित जो है यहाँ पर प्रावधान है कि संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो अपना प्रतिवेदन किसे देगा, यूपीएससी अपना प्रतिवेदन देगा राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति इसे संसद में रखेगा, और एसपीएससी जो है वो अपना रिपोर्ट देगा किसको, राज्यपाल को, और राज्यपाल इसे जो है राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करेगा। तो ये जो प्रावधान है 3 अनुच्छेद में ये बहुत, इसके अतिरिक्त 2 अनुच्छेद जो है बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बट यह है कि जब आप पढ़ी रहे तो इनको भी देख लीजिएगा साथ में, कि एक अनुच्छेद 316 है जहां पर कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की बात कही गई। कार्यकारी अध्यक्ष यानी जब कभी अध्यक्ष अनुपस्थित हो या कार्य करने में सक्षम ना हो तो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग में कार्यकारी अध्यक्ष चुना जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। ये नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति कर सकता है। इसके अतिरिक्त एक अनुच्छेद आपका है 318। 318 में कहा गया है कि इनकी संख्या कितनी होगी, यानी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या। तो यहां पर देखिएगा कि जो हमने आपको बताया कि संघ लोक सेवा आयोग और इनकी सेवा शर्तें, तो संघ लोक सेवा आयोग हो या इसी में संयुक्त आयोग हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, इनकी संख्या और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ऐसा प्रावधान है। और अगर राज्य लोक सेवा आयोग है राज्य लोक सेवा आयोग है तो उनके जो है सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का जो है निर्धारण करेगा राज्यपाल। तो अगर इतनी बातें आपको पता है तो आपसे संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित कोई सवाल गलत नहीं होगा। एक चीज और जान रखिएगा, व्यय की बात रह गई तो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं वो भारत के संचित निधि से वेतन प्राप्त करते हैं, और जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य हैं वो राज्य की संचित निधि से वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से आपके जो है मैंने संपूर्ण जानकारी जितनी थी उतनी मैंने आपको दे दी है।
आप जो है इसको एक बार दो बार देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक से पढ़ लीजिए, जिससे आने वाली परीक्षा में कोई सवाल इस टॉपिक से अगर आए तो गलत ना हो। थैंक यू सो मच।